नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के संकट के चलते इन्हीं खबरों के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आज सरकार से हाथ धो लिए या धुला दिए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल तय कर दिया था कि फ्लो टेस्ट कराना होगा। गवर्नमेंट अल्पमत में है, इसको लेकर थोड़ा खींचातानी हुई। कल रात भर विचार चलता रहा कि क्या किया जाए। बहुत देर रात विधानसभा की कार्यसूची जारी हुई। एक संभावना तलाशी गई कि क्या तोड़फोड़ संभव है बीजेपी में, लेकिन किलेबंदी जो है वो पर्याप्त थी। तो फिर कांग्रेस को लगा कि नहीं, अब ज़्यादा तोड़फोड़ संभव नहीं है और हम अल्पमत में हैं। अल्पमत में इस लिहाज से भी कि जो अपने थे वो तो गए, जो सहयोगी थे यानी 7 लोगों का मैं जिक्र जरूर करूंगा, जिनमें 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय, उनका भी ईमान डगमगा रहा था और दिख रहा था कांग्रेस को कि ये शायद साथ नहीं आएंगे। लिहाजा 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगा, क्योंकि अब उन्होंने भी ट्विटर से अपने नाम के आगे से मुख्यमंत्री हटा दिया। तो कमलनाथ ने ट्वीट किया, कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके बाद अपनी तमाम उपलब्धियां गिनाई और ये बताया कि बीजेपी क्यों उनके पीछे लगी हुई थी, क्या बीजेपी को रास नहीं आया। इस टैगलाइन के साथ उन्होंने अपनी पूरी बात कही और उसके बाद जाके राजभवन में अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी के विधायक सीहोर से चल चुके थे, विधानसभा भी आए। उन्हें फ्लो टेस्ट की उम्मीद थी क्योंकि 2 बजे फ्लो टेस्ट होना था, लेकिन फिर स्पीकर ने कहा कि नहीं, अब फ्लो टेस्ट की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो रिजाइन करके जा चुके हैं। तो फिर इस तरह से पूरा मामला चला। अब जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में है। बीजेपी को तय करना है अपना विधायक दल का नेता। आज उसका पूर्वाभ्यास होना था। मुख्यमंत्री शिवराज, पूर्व मुख्यमंत्री माफ कीजिए, अभी आदत में आ गया है और क्योंकि गया ही नहीं और दोबारा आ गया, तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर विधायकों को आमंत्रित किया गया। हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई होंगी, न्यूज 18 के दर्शकों ने देखी होंगी कि वो वहां पर जो है वो खाना पक रहा था। बड़े बड़े पतीले में खाना बन रहा था। हमारे रिपोर्टर वहां से वॉक थ्रू कर रहे थे और अचानक से उसे कैंसिल कर दिया गया। अब इस कैंसिल करने के भी मायने समझिए, कोरोना भी हो सकता है और दिल्ली से भी कोरोना हो सकता है कि भाई अभी कोरोना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे दावेदार हैं। नरोत्तम मिश्रा एक अहम किरदार हैं बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने तमाम आरोप झेले कांग्रेस की तरफ से। कुछ एक मुकदमे भी शायद झेले, मुकदमे भी रजिस्टर किए गए कांग्रेस की तरफ से। माना गया कांग्रेस के भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने उन्हें कहा कि ये सरकार गिराने के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी हैं। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह ने भी उनका नाम लिया था। तो कुल मिला के बहुत सारे दावेदार हैं। नरोत्तम मिश्रा भी दावेदार हैं, शिवराज सिंह चौहान भी हैं, दिल्ली में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी दावेदार हो सकते हैं और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। किसके नाम लगेगी लॉटरी, क्योंकि तय करना होगा। अब ये उस तरह की सरकार नहीं है जैसे बीजेपी की पिछले बार थी। इस बार जो सरकार बनी है उसके पास वजन ज्यादा है और वजन महाराज साहब का है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का वजन है। तो क्या 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक डिप्टी सीएम बीजेपी का, एक डिप्टी सीएम श्रीमंत का, श्रीमंत जो तमाम लोग उन्हें संबोधन देते हैं। तो बहुत सारे मसले हैं। दिन भर क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ होगा, उनका तारुफ मैं कराऊंगा आपसे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। 20 मार्च 2020 अब कैलेंडर में दर्ज केवल एक तारीख नहीं होगी, मध्य प्रदेश की राजनीति का ऐतिहासिक दिन है। कुल जमा 459 दिन की उम्र वाली कमलनाथ सरकार की रवानगी की पटकथा कुल 10 दिनों में लिखी जाती है। होली के दिन 10 मार्च से कमलनाथ सरकार की रंगत फीकी पड़नी शुरू होती है और 20 मार्च तक तो पूरी सरकार हवा हो जाती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्लाइमेक्स बस इस तस्वीर में दर्ज है। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। मैं वो निलामी और सौदे की राजनीति में कमी पड़ा है। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी।
और मैंने हमेशा कहा, और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह है। और फिर ये तस्वीरें वहां से जिन्हें जश्न मनाने का 15 साल का अभ्यास है। ये सत्ता में वापसी का जश्न है। मुस्कान हर चेहरे पर है। किसके चेहरे की मुस्कान 5 साल रहेगी, सवाल ये है। याद होगा आपको, मानसून सत्र में 2 भाजपा विधायक कमलनाथ ले गए थे, तब नरोत्तम मिश्रा की टिप्पणी थी कि खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो राज तिलक किसका होगा? कमलनाथ सरकार की रवानगी के बाद एमपी के सियासी हलकों का सबसे बड़ा सवाल है। वैसे बीजेपी में तजुर्बे, काबिलियत के लिहाज से कोई किसी से 19 नहीं बैठता। सर, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा अभी कुछ तय हुआ है? ये अभी तय करेंगे। कब तक सर माना जाए, कब तक आप लोग दावा पेश कर देंगे? 2-3 दिन के बाद। आप किसी भी व्यक्ति का नाम कितनी भी बार लो, तय संगठन ही करेगा। आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने वाले ये कुछ चेहरे भी हैं, कुछ तूफान की आहट पर भागे, कुछ तूफान आता देखकर। अब क्या आप बीजेपी को समर्थन देंगे? आप तो मेरा अब जो नई सरकार बनेगी, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब तक कमलनाथ जी हैं, जब तक कांग्रेस सरकार है, मेरा पूरा समर्थन रहेगा। आज कमलनाथ जी की सरकार चली गई, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं कि जो नई सरकार बने मैं उसको समर्थन देके उसके सहयोग से क्षेत्र का विकास करूं। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे पूछूंगा, अगर वो बोलेंगे कि बुरहानपुर के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए आप सरकार के साथ खड़े रहो, तो मैं खड़े रहूंगा। तो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सवाल सिर्फ इतना नहीं, सवाल बनकर वो 22 विधायक भी खड़े होंगे बीजेपी के सामने, जो एक नैया डुबो कर आए हैं। सवाल 25 सीटों पर उपचुनाव का भी है। सीएम का चेहरा चुनते वक्त क्या आने वाली चुनौतियां बीजेपी संगठन के सामने होंगी? क्या शिवराज ही लगाएंगे नैया पार या कोई नया खेवनहार आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो कल तक हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा सरकार का। आज हम भी इसी विषय पर हैं कि किसका होगा राज तिलक। वक्त बहुत बलवान है, बहुत जल्दी करवट लेता है, और जब करवट लेता है तो बहुत सारे लोगों को दबा देता है और बहुत सारे लोगों को उठा देता है। तो आज ये तस्वीर जो है वो आपके सामने दिखी होगी। 15 महीने की जो सरकार थी वो किनारे हो गई और अब बीजेपी जो है वो प्रमुखता से आगे आ रही और दावा करेगी। बहुत सारी चीजें अभूतपूर्व हुई मध्य प्रदेश में। अभूतपूर्व मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह से गवर्नमेंट गिरी नहीं, इस तरह से विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग जो है अगर हुई है तो, हालांकि सब कह रहे थे कि भाई वो तो पिकनिक में थे या असंतुष्ट थे या नाराज थे, मर्जी से गए, लेकिन अगर हुई है तो इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हुई। 25 सीटों के लिए बाई इलेक्शन मेरी जानकारी में संभवतः पहली बार हो रहा है। 25 सीटों के लिए उपचुनाव एक साथ कभी होने की नौबत नहीं आई, इतने इस्तीफे धड़ाधड़ हुए नहीं। तो अब बदल रही है सियासी तस्वीर एमपी की, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी बदले। बेहद खास पैनल हमारे साथ बहुत सारे मसलों पर चर्चा के लिए। सबसे पहले उनका तारुफ फ्रंट रो से ही करा देता हूं। फ्रंट रो में आ भी गए रजनीश अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आज से फ्रंट रो में ही है। दूसरे हमेशा फ्रंट रो में रहते हैं मनीष दीक्षित साहब, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर भी हैं, स्वागत है भूपेंद्र जी का। और चौथे सिंधिया जी की उसी तस्वीर के नीचे अभी तक बैठे हुए पंकज चतुर्वेदी, और इस पूरे जो घटनाक्रम के प्रमुख किरदार, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अगर सिंधिया जी नहीं जाते तो नहीं गिरती। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रजनीश जी से करेंगे क्योंकि हमारा पहला सवाल यही है कि राज तिलक किसका। रजनीश जी, देखिए, सवाल बहुत मौजूद है और निश्चित तौर पर इसका जवाब हर एक को चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी पद्धति प्रक्रिया है और कुछ समय पश्चात या कहें कुछ दिन पश्चात पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होना, ऑब्जर्वर तय होना, ऑब्जर्वर फिर यहाँ विधायक दल की बैठक करेंगे, विधायक दल में नेता चुना जाएगा, नेता के बाद में स्वाभाविक है कि वो गवर्नर के पास में जाएगा, गवर्नर साहब भी राज तिलक करने का पत्र दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो शिवराज जी के यहाँ जो डिनर था वो वाकई कोरोना के चलते कैंसिल हुआ या और कुछ वजह है?
नहीं, वजह केवल इतनी ही है और वो सबके सामने है। दरअसल जो हमने नहीं सोचा था वैसा जलसा जुलूस कार्यालय में इकट्ठा हो गया, जो अनापेक्षित था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी रोका, संख्या रोकी, बाकी जगह इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने से रोके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फरमान पहले ही आ चुका था, आदेश की इस प्रकार के आयोजन नहीं करने हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने कार्यक्रम और तमाम आंदोलन, अभियान, किसी प्रकार के आयोजन करने से रोका था। लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा मामला था और वजह बहुत बड़ी थी, जिसको लेकर संघर्ष कर रहे थे लंबे समय से, और एक जद्दोजहद के बाद में ये विजय प्राप्त हुई थी, तो बहुत स्वाभाविक था। लेकिन उसको भी रोकने का काम हुआ और तत्काल इस प्रकार की बात बीडी शर्मा जी बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मंच से भी कही, विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने भी कही। मुझे लगता है कि वो आने वाले तुरंत बाद इस प्रकार का निर्देश सभी ने माना, और कहीं प्रदेश भर में ऐसे आयोजन इक्का दुक्का कहीं गलती से हो गए हों तो बात अलग है, बाकी रोक दी गलती से बहुत सारे जिले में हो। मैं कह रहा हूँ कि सैकड़ों लोग नाचो झूम झूम के टाइप के बीजेपी दफ्तर में थे, तब कोरोना का संकट नहीं था। यहाँ तो मेरी समझ से अभी आप 106 ही हैं, या अब और कुनबा बढ़ता गया होगा, क्योंकि ये जो निर्दलीय हैं, ये तो ये पलटू राम लगातार दिख रहे हैं, उन पर अलग बात करेंगे। तो क्या ये कुछ वजह है कि सब पार्टी नहीं कहा कि अभी करो ना? नहीं, कारण व्यक्तिगत है। आप भी अगर बुलाते, प्रवीण जी भी अगर घर में सबको भोजन पर बुलाते, तो प्रवीण जी का व्यक्तिगत अधिकार होता है, इसमें न्यूज 18 का कारण नहीं होता। तो मुझे लगता है ये बात सबको पता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं हम लोगों से भी, अति उत्साह के कारण हम कार्यकर्ताओं से भी गलती हुई है कि हम इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए, नहीं होना चाहिए था। और आने वाले समय में भी हम ध्यान रखेंगे कि कोरोना वायरस के कारण जिस प्रकार का संकट है, हम बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर कोई आयोजन, उत्सव भी क्यों ना हो, ना करें। तो ब्रेक के दौरान हम कोशिश करेंगे कि रजनीश जी को पहले सैनिटाइज किया जाए, ये बहुत भीड़ से आए हैं क्योंकि संकट बहुत ज्यादा फैला। मनीष जी का रुख करते। मनीष जी, ये डिनर जो कैंसिल हुआ अचानक, ये वाकई कोरोना है या फिर अभी पार्टी बहुत ठंडा करके इस पूरे मामलों को निपटाने के मूड में है कि कोई एक व्यक्ति स्वस्फूर्त दावेदार के तौर पर उभरता हुआ ना दिखे? देखिए, जो आज की स्थिति है उसको लेकर, क्योंकि जैसे ही इनके प्रदेश कार्यालय में जब लोग जमा हुए और जिस तरह का मजमा लगा, उसको लेकर काफ़ी जगह न्यूज़ चैनल्स पे भी चला, सोशल मीडिया में भी लोगों ने इसका वो किया। तो मेरी जानकारी है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी इसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया, और जो उनका जो स्टैंड था वो एक तरह से सही था, क्योंकि जब प्रधानमंत्री देश में आह्वान कर रहे हैं कि साहब आइसोलेटेड होने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वो कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें धरना प्रदर्शन या 20 से ज़्यादा लोग एकत्र हों। तो फिलहाल तो वजह कोरोना लगती है। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आज नहीं होना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को आज ही पता चला कि उनकी सरकार बनने वाली है। पिछले 4-5 दिन या 10 दिन सूत्रधार यही लोग थे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब ऐसा इल्म इनको ऐसा नहीं है कि अचानक एकदम से आज सुबह हुई और पता चला कि नहीं आज बीजेपी सरकार बना रही है। तो सरकार की तैयारी पहले से थी, सरकार बननी है बीजेपी की, यह भी अमूमन मतलब जिसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट तय था, क्योंकि अपन लोग भी यहाँ पर बात करते थे एडवांटेज बीजेपी है। तो उस एकदम से ऑल ऑफ अ सडन पार्लियामेंट्री बोर्ड का नहीं होना, और जाहिर है बड़ी पार्टी है, काफ़ी लोगों ने जो है इस पूरे घटनाक्रम में अहम रोल निभाया है। अब तो वजन भी एडिशनल जुड़ा है बाहर से, वो वजन भी जुड़ा है, तो वो सब कारण ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, हम भूपेंद्र गुप्ता जी का रुख करते हैं थोड़ा संवेदनाओं के साथ, क्योंकि आज ही गवर्नमेंट गई है उनकी। तो भूपेंद्र जी, कहाँ चूक हो गई, क्या मतलब क्या स्लिप हो गया, और फिर कितने अपने कितने बेगाने ये आपको दिखे होंगे? आज दिन भर आपने टेलीविजन पर देखा होगा उन लोगों के बयान जो निर्दलीय या अमुक पार्टी के थे, वो भी किनारा करते हुए नजर आए आपसे? देखिए, जिन्होंने हमें बाहर से समर्थन दिया है वो हमेशा स्वतंत्र और स्वायत्त हैं कि वो किसी को भी समर्थन दें। आज उन्हें परिस्थितियां जिसके पक्ष में अनुकूल लग रही हैं वो उनके साथ खड़े हो गए हैं। उनकी अपनी मजबूरियां होंगी राजनीतिक रूप से, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट है और ये बात सर्वविदित है, पब्लिक के बीच में है। जब आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जनता ने हमें जो है मैंडेट दिया था। ये मैंडेट इससे सहमत हूं। ये मैंडेट बीजेपी को तो मिला नहीं था, और जब ये बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया था जनता ने, तो ये पहली बार देश में जो है जनादेश की चोरी का एक चोरी हुई है। और ये चोरी में जो है भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि हमारे घर के दरवाजे खुले हुए थे। तो ये जो है बात डिबेटेबल हो सकती है, लेकिन जनादेश की चोरी हुई है ये अपने आप में सच है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम परंपराओं के रूप में देखते हैं, कमलनाथ जी ने जो है इसलिए त्यागपत्र दिया कि वो उन सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे जिनके कारण जनादेश की चोरी हुई है।
जिस तरह से प्रलोभन, जिस तरह से खरीद फरोख्त, जिस तरह से एक कहना चाहिए मूल्य की जगह मोल की राजनीति, वो सब चीज़ों को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। अन्यथा हम भी बहुत निकट थे और कोई बहुत असंभव टास्क नहीं था। और उस परिस्थिति को हमने रोका है, जैसे एक बार अटल जी ने रोका था और एक वोट में जब वो टपक गई थी उनकी सरकार, तो हमने भी उसी को तो सरकार छोड़ना बेहतर समझा। ठीक है। और आज वो परिस्थिति सामने है, अब इसमें ये सरकार चलाएं। जैसी सरकार ये छोड़ कर गए थे, जिस तरह के ये दावा करते थे कि एक बड़ी समृद्ध सरकार छोड़ कर गए हैं, तो हमने ज्यों की त्यों चदरिया रख दी है, ज्यों की त्यों धरदीन चदरिया। अब देखेंगे कबीरा में कितनी ताकत है और किस कुवत से सरकार चलाते हैं और किस तरह से जो है जनता के जो सरोकार हैं उनको ये अंजाम तक पहुंचाते हैं। ठीक है। भूपेंद्र जी ने दो चीजें कही, एक तो अटल जी का जिक्र किया, तो अटल जी ने ये जरूर कहा था कि ऐसी जोड़ तोड़ की सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। कॉपी किया था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसे उस वक्त जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी कि चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करूंगा। तो कोई और नया उपकरण उन्होंने अभी इस सरकार को छूने के लिए शायद ईजाद किया होगा। और एक बात और उन्होंने कही कि ये जो मूल्यों और मोल की जो सरकार है इसको लेकर कमलनाथ जी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे कि ऐसा कुछ किया जाए। पंकज चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। पंकज जी, ये मूल्यों मोल की नौबत सब लाने वाले व्यक्ति आप, आपके नेता, तो बड़ा दावा लॉइन शेयर जो कहते हैं इंग्लिश में, तो शेर वाला जो ग्रास है वो आपका होगा इसमें? देखिए प्रवीण जी, आपने एक बात करी कि अपने हुए पर आए, उस पर थोड़ा और जोड़ना चाहता हूँ कि अपने हुए पर आए और सरकार भी दी गवाए। और इसलिए मैं दो लाइनें कह रहा हूँ कि ये जो लोग गए वो ऐसा नहीं कि कमलनाथ जी कोई गठबंधन की सरकार चला रहे थे और गठबंधन के लोगों ने समर्थन विड्रॉ कर लिए थे, सरकार गिर गई। कमलनाथ जी की उसी पार्टी के 22 लोग जो कमलनाथ जी की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव जीते थे और जिनकी दम पर मेजोरिटी का क्लेम था, उन लोगों ने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया और सरकार के आग्रह को, सरकार से जुड़े लोगों के आग्रह को बार बार इनकार किया और कहा कि 1.25 साल में जिस प्रकार की दुर्दशा विधायक कांग्रेस से जुड़े पक्ष के विधायक, कांग्रेस पक्ष से जुड़े विधायकों की हुई है, उसके चलते वो लोग मुख्यमंत्री जी उनकी कार्यशैली से नाराज हैं। तो ये गलती किसकी है? उनकी प्रवीण जी, जिनको जनता ने 15 साल के बाद कांग्रेस पक्ष के रूप में बहुमत दिया और वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाए। सर, इस मसले पे इतना डिबेट किया हम लोगों ने जब से सिंधिया जी गए हुए लंबा वक्त हो गया कि पीएचडी के किसी स्कॉलर के लिए पर्याप्त मटेरियल जो गेस्ट आ गए हैं वो दे चुके। मैं तो सर ये लॉइन शेयर पे ही आता हूं। उसी बात पर आता प्रवीण जी कि लॉइन शेयर जुमला हो सकता है, पर मैं उन 22 लोगों के मित्र के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर जिस क्षमता में आप समझे, मैं बहुत करबद्ध आग्रह कर रहा हूं कि वो लोग सैल्यूट के पात्र हैं। और बहुत झूठा, सस्ता, निरर्थक, और आज प्रवीण जी बहुत आसान है कि वो तो भ्रष्ट है, पैसे लेता है, बिना प्रमाण के। उन 22 लोगों ने, प्रवीण जी, आज आदमी पार्षदी छोड़ने पसीने आ जाते हैं, उन्होंने अपनी विधायकी और मंत्री पद दांव पे लगाया है। और सिर्फ इसलिए कि मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में कोई एक रिकॉर्ड बंधक होने का, कोई एक रिकॉर्ड लोभ का, कोई एक रिकॉर्ड प्रलोभन का, कोई एक रिकॉर्ड हाउस रेडिंग का। हाँ, यहाँ जरूर पीसी भाई बात करते कि एलिफेंट रेडिंग हो रही है। ये भचकानी बातें हैं, ये बेसिर पैर की बातें हैं। आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के स्थान पर दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हो, और जिसके चलते आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार और संगठन दुर्दशा का शिकार है। रजनीश अग्रवाल साहब, ये तो क्लेम आप कर नहीं पाओगे कि ठीक परफॉर्म नहीं कर रही थी गवर्नमेंट इसलिए गई। अभी तो कोई जनमत तो मिला नहीं। अगर मैं इनकी बात से कहूँ, ये कहना कि साहब चुरा लिया। एक और जरूर से मैं जिक्र कर दूं कि पुलिस की भाषा का एक शब्द है, जब वो एफआईआर लिखती तो कहती है कि मसरूका बरामद हुआ है। तो अब इनके चोरी गए माल का ये मसरूका जो है वो कब बरामद होगा, ये अपन बात करेंगे जब चलेंगे भूपेंद्र जी के पास। तो चोरी की है सब आपने, तो ये आप ये ब्लेम तो कर ही नहीं सकते कि चूंकि ठीक परफॉर्म नहीं कर रही थी गवर्नमेंट इसलिए गई। चूंकि एक बड़ा आदमी आप ले गए, केक का एक चौथाई हिस्सा काट के ले गए, 1/3, तो जानी थी सरकार। देखिए, जिस दिन से मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, सरकार उनकी पूरी बनी, उसके हफ्ता भर से ही भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करने लगी थी कि ये कुशासन की ओर बड़ी चली सरकार है, बंटा ढा रिटर्न से। और हम भी जब आपके चैनल पर बैठते थे तो आप कहते बहुत जल्दी में विपक्ष की भूमिका में आ गए आप लोग। तो
तो हम कहते थे जन्मजात विपक्षी हैं। तो कुकर्म तो इनके शुरू दिन से शुरू हो गए थे। और चोरी अनैतिक होती है, गैर कानूनी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम गैर कानूनी नहीं किया, संवैधानिक किया है। जनादेश की शिफ्टिंग हुई है। श्रीमान जी बताएं, दिग्विजय सिंह जी के चेहरा देख के कांग्रेस ने वोट पाए थे? कमलनाथ जी का चेहरा देख के वोट पाए थे? कमलनाथ जी ने जोड़ जुगाड़ थैली के दम पर किया होगा, मैनेजमेंट के दम पर किया होगा। चेहरा तो महाराज का था, जो महाराज महाराज बार बार आप लोग किया करते थे, कहा करते थे। और मैं गवाह हूं इसी चैनल का, जिसमें सर्वे में नंबर मिला करते थे कांग्रेस में सबसे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। दूर दूर तक कहीं कमलनाथ जी नहीं होते थे और ना दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी तो प्रचार करने, सभा करने नहीं गए साहब। जो खारिज जनता के द्वारा कर दिए गए, वो पूरी मिल्कियत पर कब्जा जमा कर बैठे थे। और आप हमसे कहते हो 15 महीने क्यों लिए? 1 महीने में ही कर देते। मैंने मसरूका तो यूं ही बरामद कभी भी किया जा सकता है। ये तो उनका जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और उनके समर्थकों का जिस प्रकार से अपमान हुआ, और अपमान की जो वेग था, जो तीक्ष्णता थी, वो सबने देखी। सड़कों पर उतरना तो उतर जाएं। मैं बार बार कहता हूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध का शब्द था मोको सासू, वो शब्द उतर जाए सड़कों पर, उतरना है तो। ये कमलनाथ जी का सरकार गिरने का कारण रहा। और एक बात और, जो दिग्विजय सिंह जी को दोषी ठहराते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के कारण सरकार गई, जनाब लीडर कौन था? न्यूज 18 के अगर हेड आप हैं तो सलाह तो आपको दिन में 10 देते होंगे, निर्णय आप जो करते होंगे वही अमली जामा पहनाया जाता होगा। तो लीडर ऑलवेज लीड्स। ये गलती लीडर की है, कमलनाथ जी की है कि वो क्यों संतुलन बना के नहीं चल पाए। मान सम्मान, स्थान, काम काज, तमाम प्रकार के जो सरकार के दायित्व हैं निभा वो नहीं पाए। तो 2 चीजें जरूर नोट करनी चाहिए न्यूज 18 के दर्शकों को। आपको याद होगा कि एक वक्त हमने देखा शुरू से ये सिलसिलेवार इन्होंने सिंधिया की तारीफ शुरू करी। सिंधिया सीएम नहीं बन पाए तो जितना दर्द पंकज जी को नहीं रहा होगा, उससे ज्यादा बीजेपी की बहुत सारे लोगों को था। ग्वालियर चंबल के कुछ लोग बैठे भी बीजेपी से, हमने पूछा कि भाई क्या वजह है? बोले साहब हमारा तो इलाकाई प्रेम है कि हमारे यहाँ से कोई सीएम होता। अब जो है धीरे धीरे दिग्विजय सिंह जी के लिए प्रस्फुटित हुआ आज से, तो ये किस शक्ल में बैठेगा जी 30 सेकंड जो हर बार मैं मांगता हूं। अगर दिग्विजय सिंह जी को सब दोष दे रहे तो नेता कांग्रेस का तो वही है कि जिसकी हम मुट्ठी में कोई दम होगा, जिसकी झोली में कुछ देने के लिए होगा, लेने के लिए होगा। तो इसका मतलब है कि करिश्मा वही किया, लीडर फिर वो नहीं थे। ठीक है मनीष जी को शामिल कर लेते हैं। सर मनीष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम आप जो हमने पंकज जी से ही पूछा कि लॉ एंड शेयर आप देखते हैं, मैंने डिप्टी सीएम यदि जो दिग्विजय सिंह जी ने उद्घाटित किया था कि शिवराज सीएम होंगे और नरोत्तम डिप्टी सीएम होंगे, तो एक डिप्टी सीएम इधर से भी तुलसी सिलावट या फिर कोई और हो सकता है। देखिए, जब आप बोल रहे हैं लाइन शेयर, तो लाइन शेयर में तो फिर लाइन शेयर मिलना चाहिए। लाइन शेयर का मतलब वैसे अगर आप देखें सही अर्थों में तो फिर तो होना चाहिए कि मेन जो शेयर है उसके दावेदार जो हैं सिंधिया जी हो सकते हैं। हालांकि वो केंद्र की राजनीति में ज़्यादा सूट करते हैं और वो शायद वहीं जाएंगे अभी। ये ज़रूर है कि डिप्टी सीएम की सूचना है कि एक सिंधिया कैंप का एक आदमी डिप्टी सीएम रहेगा और 8 से 10 मंत्री रहेंगे। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें कि एक्चुअली कांग्रेस की हालत एक ऐसे इमारत की तरह हो गई थी कि जो इमारत बाहर से लगने लगा था कि ये भरभराने वाली है। और जब भरभराने वाली इमारत होती है तो उसमें जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, और ख़ासकर वो कि जब वो इमारत मतलब कोई केयर टेकर, कोई मतलब अच्छा केयर टेकर नहीं है, तो जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो उसमें से क्या करते हैं, कीमती सामान ले जाते हैं। ठीक बात है। तो भाजपा ने वही किया। ये तो कीमती ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, कीमती सामान ले गए। और कीमती सामान के साथ ये भी होता है कि कोई बड़ा अगर सामान हो तो उसके साथ अटैचमेंट भी लगते हैं। तो वो 22 लोग अटैचमेंट पे आ गए। बहुत अच्छा उदाहरण मनीष जी ने दिया। और ये भरभरा शब्द को लेके मैं शिवराज जी से अपील जरूर करूंगा कि कॉपीराइट का क्लेम हम पर करना नहीं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था कि ये जो सरकार है ये अपने बोझ से भरभरा के गिर जाएगी। और ये शब्द इतना ज्यादा चलन में आ गया, मुझे लगता है कि इसकी उत्पत्ति शिवराज सिंह चौहान साहब है। ये जो मनीष जी कह रहे हैं साहब, आपकी इमारत इतनी जर्जर हो गई थी, उस पर उसे ठीक से ना मेंटेनेंस हो रहा था, ना किसी का कंट्रोल था, तो जिसके जो मर्जी आया, कोई दरवाजे उखाड़ के ले गया, कोई पल्ले ले गया, कोई अंदर से अलमारी ले गया, और ये इनने अपनी इमारत में खूबसूरत बढ़ा लिया। मनीष जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम किसी और तरीके से सही ये स्वीकार किया कि चोरी हुई है।
और ये जो और दूसरा मैं जो है रजनीश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो है सुभद्राबाई चौहान की कविता याद कर करके, जिन्हें गद्दार कहते थे और रोज सुनाते थे प्रवचन करके, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस तरह से जो कविताएं सुनाते थे, आज कम से कम उन्होंने अपने संस्कारों में परिवर्तन करके जो है उनके कसीदे पढ़े और कसीदे पढ़ने में इतनी आगे चले गए कि जिन्हें जो है ये बंटर ढार कह के जो है पूरी के कसीदे पढ़ा करते थे सालों से, आज तो उनकी भी तारीफ कर रहे थे। तो कम से कम ये है कि एक सत्ता का अपहरण करने में इनके संस्कारों में परिवर्तन आया, ये भी बड़ी स्वागत योग्य बात है। और ये जो स्वागत योग्य बात बड़ी विस्मय करने वाली है। विस्मय करने वाली इसलिए है कि मैं सोचता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी की प्रशंसा करने में ऐसा मुझे लगता है कि संभवतः अभी जो ये सिंधिया जी को लग रहा है कि उनकी केक से इनका पेट भर गया है, तो अभी पेट भरा नहीं है, ये अधपेट हैं, भूखे हैं और ये थोड़ा सा और भी प्रयास करेंगे, इसलिए इन्होंने आज दिग्विजय सिंह जी की बड़ी प्रशंसा की। वक्त एक ब्रेक का, फिर आऊंगा उसके बाद, लेकिन मैं ये बात जरूर एक जिम्मेदार प्रहरी के तौर पे चेता देना चाहता हूं बीजेपी को कि दिग्विजय सिंह साहब केक का वो हिस्सा है कि हजम किया आपने और हाजमा खराब होने की गारंटी है। तो वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो पैनल यहां पर मौजूद है उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम की खासियत यह है कि आपको बहुत परिष्कृत शब्द सुनने मिलते होंगे जो हमारे मेहमान आते हैं उनसे, और रोज कोई ना कोई एक सिरा आपको ऐसा मिल जाता है जिसे अगर आप चाहें तो गुदगुद सकते हैं। तो वक्त एक ब्रेक का है, बहुत छोटे से अंतराल के बाद हम आप वापस आते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका। आज जो दिन भर घटनाक्रम चला और आज कम से कम एक ठिकाने तो लगी, मतलब ये लगा कि भाई गवर्नमेंट गिरेगी, बचेगी, रहेगी, जाएगी, हॉर्स ट्रेडिंग, तमाम खबरों के बीच लोग इरिटेट होने लगे थे कि भाई जो भी करना है जल्दी कर डालो और एक हमारे सामने तस्वीर पेश करो। तो कल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक तस्वीर पेश हो गई। खुद से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रिजाइन कर दिया, बीजेपी ने ओन कर लिया। अभी हालांकि जो रस्मन ओन करना होता है वो अभी ग्रहण किया नहीं, कोई दावा किया नहीं सरकार बनाने का, अपना विधायक दल का नेता नहीं चुना, लेकिन ओन कर लिया गया। अब हम जो हैं, अब हम आपकी नाव को आगे खे के ले जाएंगे, खेवनहार अब हम हैं। पंकज चतुर्वेदी का, अच्छा 30 सेकंड रंजीत जी खुद से तय कर लेते हैं रोज अपना समय, बताइए। देखिए, एक बात तो जो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कह रहे थे, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन उन पर दोष मढ़कर आप खारिज नहीं हो सकते, क्योंकि ये ड्यूटी और ये पावर केवल और केवल कमलनाथ जी के पास था। और जो आप मीडिया के माध्यम से पता चलता था कि आला कमान भी उनके निर्देश का अमली जामा नहीं पहना यहाँ मध्य प्रदेश में, और इसलिए ये कमलनाथ जी की कोई गलती नहीं, ये तो दिग्विजय सिंह जी की गलती है। दिग्विजय सिंह ने ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। अल्टीमेटली लीडर आप थे तो निर्णय आपको लेना था। निर्णय आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में क्या ले रहे थे, उनके लोगों के बारे में। ये 30 सेकंड की अंताक्षरी यही चलेगी तो मैं इधर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जाऊंगा, आपको दूंगा सर, वक्त दूंगा आपको तो जरूर दूंगा आज जी। बहुत दुखद है ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जो है मतलब शिकार करने, डाका डालने के बाद भी इन्हें चैन नहीं पड़ता है। अभी कांग्रेस के किसी आदमी ने किसी पर दोषारोपण नहीं किया, ना लोग कह रहे, सुनिए मेरी बात सुनने दो यार, मुझे कहने दो। मुकेश नायक जी आपके सारे वो आपकी दुकान में दूसरे लोगों ने भी किया। एक मिनट सुन लीजिए। तो कांग्रेस में इस तरह का कोई हलचल नहीं, पूरी कांग्रेस इंटैक्ट होकर विचार कर रही है। जो लोग जो है धारा से अलग सोच रहे हैं वो आपको सामने दिख रहा है कि उसके लक्ष्य क्या है। तो ये कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है और कांग्रेस में कोई इस तरह से नहीं सोच रहा है, ना कोई किसी का दोषारोपण कर रहा है। ये जो है एक, और ना कमलनाथ जी ने इस तरह का कोई दोषारोपण किया है। तीसरी चीज़ ये है कि स्वेच्छा से ये तय हुआ और सरकार छोड़ना पसंद किया गया, सरकार छोड़ दी। अब आपके पास सरकार है, अब आप हमारी दुकान में ताक झाक करने की बजाय अपनी दुकान में देखो, अपना सामान सजाओ, ग्राहक आने लगे तो बेचो। और नया सामान भी आ गया सर, नया सामान, ठीक है ना, नया सामान आ गया, वो भी बिकने लायक हो तो उसे बेचो। इसमें अब कांग्रेस को तो कोई आपत्ति नहीं है। हम उस जगह पर बैठे हैं, सुन लिए। अब वो ये ऐसे 30 सेकंड सर, अब पंकज जी बहुत देर से नहीं आए सर, जल्दी आप कर सकते हैं, इसी तरह का स्यापा आप कर सकते हैं। आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप स्यापा करिए,
ये सत्ता का जश्न मनाने के बाद इनके आंसू टपक रहे हैं। आप सत्ता का जश्न मनाने के बाद लोग आंसू टपका रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी का रुख इसलिए भी करना जरूरी है कि जो कीमती सामान बार बार उच्चारित हो रहा है, कीमती सामान आपकी दुकान में आ गया, उस कीमती सामान के पंकज जी भी हकदार हैं, तो पंकज जी से ही पूछ लेते हैं। पंकज जी, ये कीमती सामान जो है दुकान में ही रहेगा या फिर कीमती सामान विक्रय योग्य तो नहीं है कहीं? नहीं प्रवीण जी, भूपेंद्र जी को अधिकार है कि वो क्या उपमाएं परिभाषित करते हैं, क्या गढ़ते हैं, पर राजनीति में कोई भी राजनेता सामान नहीं होता है, वो जनता की सेवा का माध्यम होता है। और उस जनता की सेवा के माध्यम के दौरान उसकी एक ही अपेक्षा होती है, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, मान सम्मान और स्वाभिमान। और प्रवीण जी, वही समस्या मान सम्मान और स्वाभिमान को लेकर थी। और दोषारोपण का जिक्र है तो मैं भी मुकेश नाइक जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का नाम लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ जो भी समस्याएं हैं वो दिग्विजय सिंह जी के चलते हैं और उन्हीं के कारण मध्य प्रदेश में तमाम प्रकार की स्थिति है। और प्रवीण जी, ये चीज़ें सार्वजनिक थी, हम सब जानते हैं, इसको हम यहाँ मंच पर स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, पर सुपर सीएम और सुपर पीसी चीफ की भूमिका में कौन रहता था सबको पता है। और वही समस्या थी, उसी के चलते ये स्थिति बनी कि आप किसी एक को एकदम कॉर्नर कर दीजिए और किसी एक को इतना अधिकार दे दीजिए कि बाकी लोग अपने आप को अधिकार विहीन समझें, और उसके अलावा वो भी स्वीकार है प्रवीण जी, पर आप फिर सतत अपमान का सिलसिला प्रारंभ कर दें और फिर ये कहा जाए कि उतर जाइए, देख लेंगे जो करना है। अरे जो बात की जा रही, जो कमिटमेंट आपका है, जो वचन पत्र आप लेकर आए हैं, उसकी यदि पूर्ति नहीं करेंगे तो कौन आपको बताने के लिए आएगा? यदि वो बताया जाता है तो कहा जाता है कि साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं सरकार को। डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कॉपरेट करने बात थी। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई टीकमगढ़ का विषय नहीं। सिंधिया जी बराबर एक साल से, जब से सरकार में, तब से आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि ये चीज़ों की कमी है। और ये राहुल गांधी जी के वचन है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दिए गए वादे हैं, यदि उनकी पूर्ति नहीं हो रही, उन्होंने क्या कहा था कि जो मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेगा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या स्थिति हुई सबके सामने, तो सिंधिया जी लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बड़े नेता राहुल गांधी जी के वचनों की पूर्ति की। क्या सिंधिया जी घर की लड़ाई थी कोई? क्या ठीक है। तो बहुत एक चर्चित शब्द है और मुझे लगता है कि बहुत जो कम वयस के बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग हुए व्यक्ति तक को कंठस्थ है कि 2.5 आखर प्रेम के, यहाँ 6 आखर थे बगावत के, तो उतर जाएं। तो इस तो उतर जाए के कारण कितना क्या बवाल हो गया और ये एक बड़ा मामला हो गया कि 6 आखर जो बगावत के हैं वो हो गए। जिक्र आया दिग्विजय सिंह का, बात करेंगे, मनीष जी बेहतर तरीके से उनकी मीमांसा करेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि हमने बीजेपी में देखा, अभी इस पूरे क्राइसिस के दौरान ही देखा, पहले भी देखते रहे कि बीजेपी में किलेदार जो है वो बहुत मजबूत रहे। हम अगर बात करें अरविंद भदौरिया से लेके नरेंद्र सिंह तोमर तक, प्रत्येक व्यक्ति एक एक मोर्चे पर मुस्तैद था और अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। नरोत्तम मिश्रा तो खैर बीते 15 महीने से इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा दोष अपने ऊपर ले भी लेते हैं कि हाँ ठीक है चलिए बोलते रहिए, बहुत सारे मुकदमे भी झेल गए, वो उन पर भी आरोप लगा। तो अलग अलग किले में अलग अलग लोग थे। क्या कांग्रेस की किलेबंदी उस तरह से थी? मनीष दीक्षित जी के पास जाते। मनीष जी, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप खासकर क्राइसिस मैनेजमेंट को लेके एकमात्र कमलनाथ दिखते थे सामने, बाकी के सब मतलब उस तरह से आपको दिखे कभी? ये बिल्कुल सच है कि कमलनाथ जिसको बोलते हैं कि लोन फाइटर की तरह वो लड़ते रहे, हाथ पैर चलाते रहे, थोड़ा बहुत सहयोग। देखिए दिग्विजय सिंह की कितनी भी तारीफ करो, वो जिसको बोलते हैं न्यूसेंस वैल्यू उनकी राजनीति में ख़त्म नहीं होती। और मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में लोग कुछ भी बोलें कि वो बहुत बदनाम हैं या उनको देख कर वोट नहीं मिलता। ये जो सरकार बनी थी कमलनाथ की, उसमें अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी नेता का था तो वो दिग्विजय सिंह जी का था, क्योंकि वो जहाँ जहाँ उन्होंने नर्मदा यात्रा तो वसूल तो लिया उन्होंने पर्याप्त सूद। ऑब्वियसली देखो क्या है बॉस, जो करेगा वो उसका रिटर्न मांगेगा। इन्होंने जो गलती हुई वो कमलनाथ जी से हुई। जैसा रजनीश भाई ने बोला, एक बात से मैं इनकी सहमत हूँ कि आखिर में लीडर कौन था? लीडर कमलनाथ जी थे। अगर वो वसूली कर रहे थे तो आप वसूली रोक देते या कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाते, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाए और खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया उन्होंने, जो उसके कारण जो है ये गति हुई पार्टी की। ठीक बात है। तो ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप की जो बात चली कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर क्राइसिस मैनेज करते पहले दिन से
केवल और केवल मुख्यमंत्री कमलनाथ दिख रहे थे। अभी भी दिग्विजय सिंह जो बेंगलोर प्रवास पर गए, सब कुछ कर लिया उन्होंने, कूद गए, फांद गए, पुलिस के पास चले गए, डीजी के पास चले गए, मिलना चाहा, लोगों ने कहा साहब आपका ही चेहरा देख के तो हम वहां से भागे एमपी से, अब बेंगलोर में दोबारा आपका चेहरा नहीं देखेंगे। तो मार्मिक चिट्ठी लिखी, आंसू दिला देने लायक, आंखों में आंसू ला देने लायक चिट्ठी लिखी कि एक बार तो मिल लो, कम से कम एक बार तो मिल लो। लेकिन एक रूठी हुई प्रेमिका की तरह बिहेव किया तमाम जो एमएलए थे उन्होंने पलट के भी नहीं देखा और चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। तो ये मनीष जी कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने प्रयास किया था और गवर्नमेंट के कारण आई थी। अब मुश्किलें, चुनौती आपके लिए भी उतनी है। आपके यहाँ भी अब समान कद के बहुत सारे बड़े नेता अगल बगल खड़े होते दिख रहे हैं। नरोत्तम जी का तो एक वास्तविक दावेदारी बनती है, जेन्युइन मैं समझता हूँ कि हकदार है। उन्होंने बहुत प्रयास लंबे वक्त से इस सरकार को हटाने को लेकर किए। देखिए, एक बात तो तय हो गई ना कि कमलनाथ जी के बारे में जो बातें कही जाती थी वो सच साबित नहीं हुई, वो फ्लॉप सिद्ध हुए। और दिग्विजय सिंह जी उनके जो भी कहें योद्धा, सेनापति वगैरह वगैरह वगैरह, मित्र जो भी आप कह सकते हैं, वो भी नाकाम सिद्ध हुए। केवल इसलिए नहीं कि सिंधिया जी के समर्थक विधायकों को मनाने गए थे, उनके स्वयं के मंत्रिमंडल में काम कर चुके और उनके समर्थक 2 विधायक जो वे साहू लाल जी हैं और एंदल सिंह कसाना जी हैं, वो भी उनके मानने से नहीं मानने वाले थे। वो सबके सामने बातें उन्होंने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर एक गैलेक्सी है लीडर की, लेकिन जिसको जो काम सौंपा जाता है, पिछले 15-20 दिनों में भी आपने देखा होगा, जिसको जो काम दिया जाता है वो उस काम को करता है। किसी को कहा जाएगा भाषण देना है तो मैं मुख्यमंत्री बनना है तो वो भाषण देगा। या बात मैं मानता हूं सर, किले में कब्जा करने को लेकर ठीक है, जिसके पास जो दायित्व वो करेगा। राज तिलक के वक्त व्यक्ति सोचेगा कि साहब ये आधी लड़ाई तो मैंने जीती, भाई मैं वास्तविक हकदार हूं आपसे। और ये कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद सरकारें कई राज्यों में बनी हैं और जो तय निर्णय हुआ है वही मुख्यमंत्री हुआ है, कोई बिना किसी इफ एंड बट के नहीं। लेकिन जब पिछली बार आपने हटाया था, उमा जी के बाद रिप्लेसमेंट आया था सब, या तो कमलनाथ जी के रिप्लेसमेंट ला रहा, तो जो छीन के लाने में जिस व्यक्ति का रोल है वो भी नहीं सोचेगा कि यार पहले दिन से कील तो मैं ही ठोक रहा हूं और कोई नया आदमी बैठ गया आके। देखिए प्रवीण जी, मुझे इस बहस में मत उलझाइए, तर्क मत रखिए, क्योंकि मैं इस बहस में हिस्सा नहीं ले सकता। ये केवल और केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड के भेजे गए पर्यवेक्षक में हुई बैठक के दौरान ही तय होगा। तो रजनीश जी, ये जवाब तो देना होगा वाले प्रोग्राम से आज खुद को जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम डिस्क्वालीफाई करते हैं आज वाले, उसके लिए उनसे और भी सवाल करेंगे। इधर रुक करते हैं भूपेन जी। ये किलेबंदी बात चल रही है लगातार, जो हमने मनीष जी से ही पूछा कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप बिल्कुल कंप्लीट मिसिंग थी आपके यहाँ। जैसे मैंने जिक्र किया, आप बता दीजिए ना एक उदाहरण के साथ। ठीक है, अरविंद भदौरिया से लेके मैं नरेंद्र सिंह तोमर तक का जिक्र किया। सिंधिया जी तो चलिए इस प्रोसेस में शामिल नहीं हुए, सिर्फ वो तोड़ के ले गए अपने लोगों को साथ में। एक जगह नरोत्तम दिखते थे, एक जगह भूपेन दिखते थे, हर किले के दरवाजे में इनका एक मुस्तैद किलेदार था। आपके यहाँ केवल कमलनाथ जी थे और सामने से हमला होता था तो आधी भीड़ उन्हीं के पीठ के पीछे छिप जाती थी। देखिए, जो आप अगर जो है वृत्तियों का अध्ययन करें समाज में, तो जो लूट के ऑपरेशंस होते हैं उनमें जितनी जद्दोजहद और तीव्रता और जितनी कहना चाहिए तीक्ष्णता के साथ लोग संलग्न होते हैं, उतनी जो है भगवान की प्रार्थना सभाओं में नहीं होते हैं। तो ये जो चित्त का अंतर है, ये आपको इन दोनों घटनाओं में दिखाई पड़ता है। जब भी किसी जो है युद्ध के, किसी लड़ाई के या किसी जो है लक्ष्यबद्ध उसके सेना के ठीक परिणाम नहीं आते, अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं, तो आप देखें कि कोई भी फिर जो है जिसके हाथ नहीं होते वो पैर से ही धूल फेंकने लगता है। तो अभी इस तरह से अभी कमलनाथ जी पर जो धूल फेंकने की चेष्टा लोगों ने की, ये संभवतः वही प्रयास है। और ये प्रयास कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं होता, ये प्रशंसनीय नहीं होता, क्योंकि जो है ये आप केवल परिस्थितियों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें तो लेकिन मैं जो मूल बात कह रहा हूं सर, उस मूल बात का जवाब मैं जरूर चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए दें कि एक वक्त था तो सचिन तेंदुलकर पर डिपेंड करती थी टीम पूरी। उसने अगर मान लो वो ओपनिंग करते हुए खेल गया, 100 रन बना लिया, तो बाकी के लोग भी खेल लेते थे, और अगर वो गया जल्दी तो टीम धराशायी हो जाती थी। अभी भी यही लग रहा है कि कमलनाथ जी जितना क्राइसिस मैनेज कर पाए। एक भी नाम आप बता दीजिए कि हाँ इसने
मेहनत की कि हाँ हम अपने लोगों को तोड़ लाए, मना लाए। दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति अगर बेंगलोर से फेल होके आ रहा है सर, तो फिर क्या कहा जाए? देखिए, जब जहाँ पर 1000 पुलिस का दस्ता लगा होगा वहाँ पर फेल्यूर के चांसेस कितने होंगे? आप कोई भेजते तो आप क्या करते? तो मैं तो राजनीति में बहुत जीरो हूँ सर, राजनीति में जीरो हूँ मैं, तो रुमाल भी नहीं ला पाता उनका। तो ये इसको फेल्यूर नहीं कहेंगे, ये परिस्थिति जन्य समस्या है और एक तरह का एक नया राजनीतिक कल्चर पैदा करने की कोशिश इस देश में हो रही है। अब एक मिनट हल्ला मत करिए यार, उसके बाद ले लेना। चूंकि ये संस्कृति पैदा कर दी गई है और ये संस्कारों का प्रवाह तेजी से आ रहा है, तो ये शुरुआत है। बहुत सारे जो लोग अभी खुश हो रहे हैं ये भी शिकार होंगे कल इसके। ये जिन्होंने कोरोना बनाया है, कोरोना के सबसे पहले शिकार वही हुए हैं। तो ये जो कल्चर अभी जो लोग लाए हैं ये कोरोना का, ये इसके आगे के अगले शिकार ये हैं। और हम और आप और समय काल देखेगा तटस्थ। बेशक कमलनाथ जब विदा हो रहे थे तब उन्होंने 2-3 चीजें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि आज भी है, कल भी है, आज आया है, कल आएगा, परसों भी आएगा। तो वो भी वही लाइन को यहाँ पर भूपेंद्र जी आगे बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई जो आज आया है, कल आया है, वो परसों भी आएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात कही उसे लेके पहले पंकज जी के पास चलते हैं कि उसका भाव है, शब्द इनके नहीं थे लेकिन उनका भाव जितना मैं ग्रहण कर पाया और दर्शक भी कर पाएंगे कि लुटेरे आमतौर पर आक्रांता होते हैं। पंकज जी, मैं भी प्रवीण जी थोड़ी शायरी की बात कर रहा हूँ। ये आजकल परसों की बात हो रही है। कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परसों होगी फिर करेगा कब। और वही कमलनाथ जी और सरकार के साथ हुआ कि जाते जाते जिस प्रकार रेवड़ियाँ बटी और तमाम प्रकार से लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं माफ़ कीजिए, एक बार सोनिया गांधी से बात कर लीजिए, मुझसे बात नहीं करना है। ये सब प्रवीण जी आज यानी समय पर हो जाता तो कल और परसों की नौबत नहीं आती। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, इस सरकार ने जो प्रयास किए, आपको भी स्मरण होगा जब ये मामला शुरू हुआ 9 तारीख से, तो सबसे पहले मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए गए, पूरे प्रयास किए गए। कल रात में 2 बजे 1-1:30 बजे कार्यसूची जारी होने का ये स्पष्ट परिचायक है कि आखिरी दम तक कोशिश की गई कि तोड़ फोड़, जोड़ तोड़, कानून गैर कानून, साम दाम दंड भेद, कोई रास्ता यदि शेष बचता हो तो सरकार बचा ली जाए और ये कहा जाए कि 22 लोगों के समर्थन के बाद भी हम मजबूत हैं, जबकि नहीं थे। तो ये सब स्पष्ट करता है प्रवीण जी कि बात करना बहुत आसान है, पर जब आपको दायित्व मिला, अवसर मिला, तो वहां आप एक असफल राजनेता के तौर पर साबित हुए। और सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि 15 साल बाद जनता ने आपको जनादेश दिया, थोड़ा सा ज्यादा आदेश दिया था और अवसर दिया था कि आप अपने आप को और आपकी पार्टी को स्थापित करते। आपको दिल्ली से लाकर एक बड़ा दायित्व इसलिए दिया गया कि 40 साल का लंबा राजनीतिक कैरियर, इंदिरा गांधी जी के साथ का आपका कार्यकाल। पर मुझे अफसोस है कि बहुत छोटा कार्यकर्ता उनकी तुलना में, पर परिणाम वो नहीं था जिसकी अपेक्षा थी। एक मैच आपको याद होगा, धोनी को लिए हमेशा कहा जाता था कि बेस्ट फिनिशर है। मैंने 1-2 बार कहा भी यहाँ चर्चा के दौरान कि भाई कमलनाथ जी पे इस तरह का भरोसा है, जो जिस तरह की उनकी इमेज है कि वो बहुत बड़े प्रबंधक है, तो बेस्ट फिनिशर जो हैं वो शायद साबित होंगे। लेकिन जिस मैच में, वर्ल्ड कप के मैच में धोनी से उम्मीद थी, उस मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो आज भी कुछ इसी तरह का लगा कि वो कर नहीं पाए। मनीष जी के तरफ चलेंगे हम। अरे सर, लगातार आपको, अब आपकी सरकार है, आपका ही समझ लीजिए जवाब दीजिए। चलिए ले लेते हैं। अब भूपेंद्र जी ने व्यवस्था दी हालांकि सदन में, लेकिन जवाब ले लेते। बताइए। देखिए, एक बात बार बार जो अपनी शकल आईना में देखते समय जब भद्दी दिख रही और आईना फोड़ने पर लगे हैं कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता, पदाधिकारी, मंत्री, सारे के सारे लोग, इवन मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री हैं केयर टेकर, तो वो भी आईना फोड़ने पर लगे हुए हैं। सवाल ये है कि आत्मावलोकन कब करोगे उन विधायकों की, कब सुनोगे जिन्होंने कहा राहुल गांधी जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा आज दिनांक तक सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, महासचिव प्रियंका गांधी जी, एक परिवार का नाम इसलिए दे रहा हूं कि मालिक वही कांग्रेस के, एक टिप्पणी नहीं है अब तक, एक टिप्पणी नहीं है। पार्टी की दुर्दशा आपकी, पार्टी की कार्यप्रणाली दोषी आपकी, परंपरा पद्धति बिगड़ी आपकी, दोष दे रहे भारतीय जनता पार्टी को, लोग टूट के गए आपके, दोष दे रहे भारतीय जनता पार्टी को। और अगर आप अभी भी आईना को दोष दोगे तो क्षमा करिए, आपका हश्र और बुरा होने वाला है। ठीक है, तो जो रंजीत जी ने कहा उसे तरन्नुम में मैं पेश कर देता हूं कि
तमाम उम्र यही एक काम करते रहे कि दाग चेहरे में था और आईना साफ करते रहे, ये कहना चाह रहे थे रजनीश जी। तो हम मनीष जी को करते। मनीष जी, ये बात सही है कि हैरत की बात है कि कोहराम मचा देना था कांग्रेस को दिल्ली में। अभी सत्र चल रहा है कि साहब ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए, एक बड़े स्टेट की गवर्नमेंट, बड़े नेता की गवर्नमेंट, क्यों मौन था दिल्ली कांग्रेस का, जबकि इनका दिल्ली वॉर रूम में तब्दील था पूरा। बिल्कुल सही, यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आप देखिए। और अब क्या है, जिसको बोलते हैं कि शिकारी को खून लग गया है। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार है, अब मतलब जो बातें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, और राजस्थान की स्थिति भी एक्चुअली मध्य प्रदेश जैसी ही है अमूमन, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में एब्सोल्यूट बहुत मेजॉरिटी है। तो ये अगर स्थितियां रहेंगी और जो ये मान सम्मान और क्या होता है पंकज, मान सम्मान और इनकी जो बात, स्वाभिमान की जो बात होती है, ये अब वहां भी जाग सकता है ना। और इनके साथ ये जरूर कमी रही। सचिन पायलट का जाग रहा है, मैंने कहा खुद बता तो बहुत दिन से रहा, सतह पे नहीं आया। सचिन पायलट का ईगो फिर भी सेटिस्फाई किया गया। मैंने एक बार शायद आपके यहाँ डिप्टी सीएम भी बने हैं और शायद प्रदेश अध्यक्ष का भी प्रभार है, उनके पास प्रभार है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप प्रदेश अध्यक्ष बना देते प्रवीण जी, तो ये स्थितियां नहीं आती। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस की लीडरशिप है। लीडरशिप यानी जो उनके अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में सोनिया जी हैं, उसके पहले राहुल जी थे। राहुल जी और सोनिया जी यही हैं। अच्छा, और वो भी ऐसे आदमी के साथ दिक्कत हो रही है जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एकमात्र आदमी थे कांग्रेस पार्टी में कि जिनकी एंट्री उनके घर में थी। अगर आप उस आदमी का ख्याल नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी का हश्र तो खुदा जाने। अच्छा, एक बार बताइए कि जैसे ये इनकी पार्टीज में होता है, अपन देख रहे हैं लगातार के पर्यवेक्षक दौड़ के भाग के चले आते हैं। जेपी नड्डा साहब गए बेंगलोर, अब वो पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में गए थे, जो भी है, लेकिन गए। और ये कहा भी जा रहा है कि शायद विधायकों से उनकी मुलाकात भी हुई। चलिए, नहीं हुई, लेकिन बेंगलोर गए, सपोर्ट तो दे दिया कि साहब हमारे केयर ऑफ जो है वो उसी शहर में है जहाँ हम हैं। तो ये ऐसे प्रयास इनकी तरफ से, जो पर्यवेक्षक आए, यूं लग रहा था कि हाउ आर यू टाइप पूछ के और चले जाएंगे, हाय हाउ आर यू जैसे भाव में थे, जिसको बोलते हैं कि तफरी करने टाइप आए थे। और जो जिनका नाम लिया पंकज ने वो सही है, दीपक बाबरिया तो यहीं पर थे और महामंत्री हो आप, यहाँ के इंचार्ज थे, प्रदेश के इंचार्ज थे। वो भी नहीं, वो सही है। कांग्रेस में वही तो दिक्कत है कि सुन कौन रहा है। और जो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है, राजनीति में अगर असंतोष बढ़ रहा है, उसको अगर आपने इमीडिएटली टैकल नहीं किया तो असंतोष एक ज्वालामुखी का स्वरूप ले लेता है। और ये जो ज्वालामुखी है, ये मुझे लगता है कि इन्होंने पनपने दिया कि कई बार होता है ना कि ज्वालामुखी की भी अलग अलग वैरायटी होती है। तो एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, उनको लगा कि यार ये अंदर ही अंदर रहेगा, बट ये विस्फोटक होगा और उसका परिणाम ये होगा कि एक सरकार चली जाएगी। ये शायद उम्मीद नहीं की थी कांग्रेस ने। तो ये लावा था, मनीष जी की भाषा में एक ज्वालामुखी का लावा था जो फूटा और बहा ले गया, और थोड़ी बहुत तबाही जो है वो मच गई कांग्रेस के अंदर। ये भूपेंद्र जी सही बात है। ये इसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वजह है कि जो आपका सेंट्रल की लीडरशिप है वो हु केयर्स के भाव में बैठी हुई है। अभी तक मैंने एक भी ट्वीट नहीं देखा राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, माननीय दिग्विजय सिंह जी क्राइसिस मैनेजर जो बन के गए बेंगलोर, उनका कि साहब लूट लिया और हनन हो गया और चुरा लिया। भूपेंद्र जी जरूर हमारे स्टूडियो में बोल रहे हैं, सर क्या वजह है कि मौन है कांग्रेस? देखिए, आप लोगों ने कहा कि एक सक्रिय ज्वालामुखी था। अब सक्रिय ज्वालामुखी तो फट के सतह पे आ गया है, तो इसमें से जो जो तत्व निकलने वाले हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, मिनरल्स बहुत होते हैं उसके अंदर, हाँ, उनकी विवेचना होगी, विश्लेषण होगा और हिस्ट्री में ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। हम सबको इसमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि कई बार हमारे जो जनादेश से बड़ा क्या कभी हमारा जो है अहंकार भी होना चाहिए। ये भी एक तत्व है इसका। जो मेटल निकलेंगे अब इस ज्वालामुखी में से, उनकी सबकी विवेचना होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी मूर्ति भंजन में विश्वास नहीं करती, अन्यथा ऐसी ऐसी बातें सतह पर आएंगी कि मान स्वाभिमान ये सारी चीज़ें भी जो है ये निरर्थक सिद्ध होंगी। लोगों को पता लगेगा कि जो है पार्टियों ने किस तरीके से चीज़ों को संभालने की चेष्टा की। लेकिन जब लक्ष्य निर्धारित हो चुका है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको पता है कि हमने अपनी मिसाइल से अपना ही प्लेन पटक लिया और उस पर लोग चुनाव जीत कर आ गए देश में।
तो कुछ भी चीज़ें संभव हो जाती हैं राजनीति में। हम उसको किस तरह से प्रस्तुतिकरण करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो अभी ये मार्केटिंग हो रही है इसकी, मान स्वाभिमान अभिमान की। ये मार्केटिंग जब ओवर हो जाएगी और वास्तविक जो है प्रोडक्ट के रूप में जब इसे देखेंगे लोग, तो लोग इससे मतलब कहना चाहिए डिसल्यूजनमेंट एक अंग्रेजी में शब्द है, लोगों का भ्रम टूटेगा। और भ्रम टूटेगा तो देखिए आज कांग्रेस जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा बोलना बहुत उचित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि 10 लोग केवल हमारी खिल्ली उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा मजाक बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम कोई गंभीर बात भी कहेंगे तो वो गंभीर बात जो है नहीं, हम सुनते सर, हम ये पैनल तो ये फोरम तो सुनते ही आपकी गंभीर बात, तो वो खिल्ली में उड़ा दी जाएगी। हमें जनता के बीच में जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए ताकि जनता भी इनके स्पर्श का सुख ले ले। 10, 5, 25 दिन इनकी सरकार का जो स्पर्श का सुख है। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हमारे मित्र रजनीश जी ने जो बात अपनी जब शुरू की थी, अभी वो 30 सेकंड मान लीजिए सुनिए, इन्होंने कहा था कि हम तो सरकार को 7वें दिन से ही इनके कुकर्म, इनका कुशासन, इन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। तो जो सरकार एस्टेब्लिश ही नहीं हुई 7 दिन में, वो कुकर्म करने लगी। तो आपकी जो चेष्टाएं, आपका जो सरकारों को लेकर आपका सोच, आपकी 15 साल की जो है अतृप्ति, ये सारी चीज इन शब्दों में समाहित है कि आप तो 7वें दिन से ही ये जो है ये ढूंढने लग गए थे कि किस तरह से इनको पलटा दें। ठीक है। तो ये जो चेष्टाएं हैं ये किसी भी कहना चाहिए जनमत के खिलाफ हैं और ये जनमत की सोच पर एक हिंसक हमला है। जनमत की सोच पर हिंसक हमला है। पंकज चतुर्वेदी जी के पास चलेंगे, इनकी बात को फिर से बहुत संक्षेप में डिकोड करते हुए और उससे सवाल की शक्ल में लेके जाएंगे। जो मैं निचोड़ निकाल पाया कि वो कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो है कांग्रेस वो आगे आएगी, इनके स्पर्श को देखेगी पहले बीजेपी की और उसके बाद फिर आगे आएगी बाय डिफॉल्ट। लीडरशिप वाली बात को बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं भूपेंद्र जी, तो वो उसे डाइल्यूट कर गए कि इनका रोल क्या है सोनिया जी, प्रियंका जी का। ये बहुत करीबी माने जाते थे राहुल गांधी के, और ये एआईसीसी में जो ऑफिस बना हुआ है उसमें प्रियंका जी के चैम्बर में ही साथ में ये दोनों बैठते थे। इस तरह राहुल गांधी ने कहा भी कि मेरे घर किसी वक्त आ सकते थे, तो वहां किसी ने रोका नहीं कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह टाइप का। देखिए प्रवीण जी, पहले लक्ष्य की बात करूं कि लक्ष्य निर्धारित था, पथ निर्धारित था, प्रक्रिया निर्धारित थी और सबको पता था परिणाम भी उसका क्या होगा। ये सार्वजनिक थी चीजें, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता था। सिंधिया जी चुपचाप कमलनाथ जी कान में बोल के आते थे कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, मैं गरीब की ढाल तलवार बनूंगा, मैं कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई, वो ऐसा नहीं, सार्वजनिक तौर पर कह रहे थे, बराबर परवाह नहीं थी। अब जब सब मामला बिगड़ गया तब आप बातचीत कर रहे हैं। जहां तक आप इस सारी चीजों की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्पर्श कर लीजिए, जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को अवसर दिया स्पर्श करने का, नहीं गले लगाने का, पर हमने यानी कांग्रेस के लोगों ने उसको दूर फेंक दिया। तो अब इसमें दोष किसका? तो ये एक अवसर मिला था गले लगाने का, जो इस पर जिसे लगाया नहीं और वो दूर चली गई सरकार, हाथ से फिसल गई, ये क्या कह रहे हैं पंकज चतुर्वेदी। हालांकि जो मुसीबतों का पहाड़ है वो भी बहुत बौना नहीं है बीजेपी के लिए। आने वाले वक्त बहुत सारे चुनौतियों भरे होंगे। 25 सीटों पर बाई इलेक्शन कराना है, उन सीटों पर उन लोगों को जिता के लाना है जो पिछली बार कांग्रेस की सीट से लड़े थे। तो कितना ग्राह करेगा बीजेपी का कार्यकर्ता और वहां की जनता, यह भी देखने लायक बात होगी। तो यहां जो विमर्श हो रहा है इसमें जितने भी दावे और प्रति दावे होते हैं उसकी आयु जो है बहुत क्षणभंगुर होती है। आप तो बस केवल आने वाले वक्त का इंतजार कीजिए और देखिए कि सियासत किधर की तरफ जाती है। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।